हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था मिड टर्म का। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो अपने आंसर देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में है। तो देखो यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर मुझे नेट वैल्यू एडेड निकालना है मार्केट प्राइस पर, तो मुझे जीवीए में क्या करना होगा। तो देखो जीवीए में से मुझे क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को घटाना होगा, तभी मुझे एनवीए निकलेगा। क्योंकि जी मतलब होता है ग्रोथ, जैसे इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े में से गंदगी निकालूंगा तो साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से एनवीए जो है ना, एनवीए ठीक है। तो एनवीए में से क्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जीवीए में से क्या घटा देंगे, डेप्रिसिएशन घटा देंगे। तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे, तो ये हमें आंसर लिखना था। ठीक है, मैं इसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ। To arrive at the value of net value added at the market price NVA, dash must be dash to from GVA at the market price GVA। ठीक है, तो समझ आ गया क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर मुझे आंसर निकालना है एनवीए को, तो मुझे जीवीए में क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम जीवीए एडिट एडिट एमपी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हिंदी में आप देख सकते हो, यहाँ बोल रहा है एनवीए का मुझे निकालना है। तो मुझे इसे निकालने के लिए यहाँ पे मूल्य ह्रास को बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीए में से घटाना चाहिए। ठीक है, से घटाया गया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले का आंसर क्या है, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सा पब्लिक गुड यहाँ पर नहीं है। पब्लिक गुड मतलब जो सब यूज कर पाए आम लोग, लेकिन प्राइवेट गुड जो केवल एक व्यक्ति का होता है। तो यहाँ पे बहुत आसान था कि रेलवे टिकट वो व्यक्ति खरीदे तो उसी की होगी, वो ट्रैवल कर पाएगा, कोई और थोड़ी कर पाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो सीआरआर को बढ़ा देता है। अगर सीआरआर को बढ़ाएगा तो जितने भी बैंक है उन्हें सारा पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और जब आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो फिर इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहा है अगर सरकार खुले बाजार में यानी कि ओपन मार्केट में क्या करने लग जाए, बाय करने लग जाए सिक्योरिटीज को, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अगर सरकार अपनी जितनी भी सिक्योरिटीज है तो खुद खरीदने लग जाएगी तो जनता के पास पैसा चला जाएगा। जब जनता के पास पैसा चला जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये ट्रू है। तो ये फॉल्स है, ट्रू है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। फिर ये फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर यहाँ पर इसने बोला है कि अगर हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट, रिसिप्ट कितने 20 और एक्सपेंडिचर कितने 45, और रिसिप्ट में बोरिंग को छोड़कर है, तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, वो फिजिकल होता है, फिजिकल बोरिंग के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही यहाँ पे दे दिया गया, बस थ्योरी में लिख दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिफ्थ पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, स्टेटमेंट आपको केयरफुल पढ़ने के लिए। फॉरेन एड जो है ना वो कैपिटल रिसिप्ट है। देखो कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जिससे ना एसेट जो है ना वो क्या होता है हमारी, जैसे हम कोई फॉरेन मतलब कैपिटल रिसिप्ट है ना, उससे अगर हम वो रिसीव कर लेते हैं ना, एसेट कम हो जाती है और लायबिलिटी जो है ना वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फॉरेन कैपिटल रिसिप्ट में ये पाया जाता है। लेकिन ये जो फॉरेन एड हमें बार बार मिल सकती है, ये रिवेन्यू नेचर की है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट उसे कहा जाता है जिसमें एसेट जो है ना, एसेट कम हो जाता है। आप कहोगे सर एसेट कम कैसे हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 50 करोड़ का लोन दे रखा है, ठीक है, अब वो मैंने पैसा वापस ले लिया, तो वो मेरा वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। अब इससे मेरी एसेट कम क्यों होगी, क्योंकि पहले मुझे जब मैंने वो 50 करोड़ रुपए किसी को दे रखे तो मुझे ब्याज मिलती होगी, अब वो ब्याज मिलना बंद हो जाएगी ना। ठीक है, इस तरीके से जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना उससे एसेट कम हो जाती है और लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी, जैसे मान लो किसी से मैंने उधार ले लिया 50 करोड़ रुपए, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना। तो ये जो फॉरेन एड है ये हमें वापस नहीं करनी पड़ेगी ना, अगर हमने किसी से लिया, आर्थिक सहायता लिया तो ये क्या है, फॉल्स है। और ये क्या डिसइन्वेस्टमेंट जो है ना, इससे क्या होता है कि सरकार अपनी संपत्ति को कम कर देती है। बिल्कुल सही है, ये सरकार ना अपनी संपत्तियों को जो है ना बेच देती है ना, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू है, और ये जब फॉल्स है ट्रू है तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। तो सीधा मैं आंसर पढ़ देता हूँ। एक इंडियन वर्किंग है, कोई इंडियन व्यक्ति वो अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है, न्यूयॉर्क में काम कर रहा है और 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, तो ये एनआरआई हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया का मूल निवासी नहीं कहलाएगा, सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा, हमारा डी आ गया। फिर उसके बाद बाकी सारे रहेंगे। ठीक है, अब 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर भी हमें वही पता लगाना है कि असेसन रीजन वाला
ये कह रहा है ब्रोकरेज जो होती है ना, शेयर में परचेस शेयर मार्केट में करते हैं, तो वो नेशनल इनकम के अंदर जुड़ेगी। ये कह रहा है ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि ये जो ना प्रोडक्टिव सर्विस है, क्योंकि ब्रोकर सर्विस दे रहा है इसलिए वो पैसे रिसीव कर रहा है, तो रीजन भी ठीक है। तो असेसन रीजन जब दोनों ठीक है तो दोनों ट्रू है और उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। और ये 8वां क्वेश्चन ये कह रहे कौन सा मध्यवर्ती वस्तु नहीं है। मध्यवर्ती वस्तु तब होती है जब वो किसी और चीज को बनाने में यूज हो या उसके बाद कुछ और बने और उससे पैसा कमाया जाए। और फाइनल गुड्स होते हैं जो सीधा यूज कर ले जाए। तो यहाँ पर जब चावल को घर में यूज कर ले गए पडिंग करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे खीर वगैरह बना रहे हैं, तो फिर ये क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि इसने बोला कौन सा, यहाँ पे मीडिएटर गुड्स नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, तो ये फाइनल होगा, तो ये नहीं है, सी आंसर आ गया उसका। ठीक है। फिर ये देखो आपस में दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, जब वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती है तो बार्टर सिस्टम कहा जाता है, आंसर आ गया। और जो बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए बोला गया कि दोहरे सेवन का अभाव क्या कहलाता है, तो दोहरे सेवन की समस्या कहलाता है। ठीक है। अच्छा, डैश की प्रमुख सीमा, अच्छा इसने ये पूछा है कि जो डबल कॉन्डेंस है ना वो किसकी कमी है, तो बार्टर सिस्टम की कमी है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, जो विजुअली इंपेयर्ड वालों के लिए था, सी आंसर है। फिर ये 10th नंबर पर राजी, 10th नंबर में कह रहे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन सा माना जाता है, तो वो बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट को। मनी मल्टीप्लायर किसमें आता है, रेसिप्रोकल ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो होती है। ठीक है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। देखो दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना क्रेडिट कंट्रोल के, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, तो दोनों का एग्जांपल अगर आपने पढ़ा है तो कर दोगे। और सबसे आसान तो ये भी है कि मनी सप्लाई का कॉम्पोनेंट कौन है, करेंसी है। ठीक है। तो आपको अगर 4 में से 2 या 3 भी पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो 10 का क्या है, बी। फिर 11वें क्वेश्चन में ये थ्योरी है, तो थ्योरी वाले तो आप आंसर की ऑफिशियल आगे देख लेना। न्यूमेरिकल इसमें क्या था, इसने बोला कि आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालने चाहिए, रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी 2022-23 निकालना है, 2020-21 को यूज करना है बीएसआर को। तो 6/-5 कर देंगे, तो ये सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा आप आराम से देख लेना कितना है, 20% के आसपास लग रहा है, तो वही आंसर आएगा। ठीक। फिर बाकी का पेपर देख लो, और सेकंड पार्ट है ना एमसीक्यू, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप वो भी अपने आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल इस बार बहुत इजी दिया था, तो ये भी मैं आपको सॉल्व यहाँ बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, इसको पैटर्न से हमेशा करने चाहिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा जब चारों को ऐड करें तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, और हमसे बोला गया नेशनल इनकम निकालो, तो एनएनपीएफसी निकालना है हमें। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी बनाने के लिए जी यानी कि ग्रॉस, इसमें डेफिसिट घटा देंगे यानी कि 50 घटा देंगे। फिर उसके बाद ये जो हमें डोमेस्टिक इसको नेशनल बनाना है, तो इसको हम एनएफआई नॉर्मली जोड़ते हैं, पर यहाँ पे हमें 2 वाला दे रखा है, और 2 वाला दे रखा है तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ये भी देख सकते हो। फिर उसके बाद एमपी को हमें एफसी बनाना, तो मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा होता है, तो हमें टैक्स को हटाना पड़ेगा, नेट इंडिया टैक्स को, तो -200 करना पड़ेगा। इस तरीके से 50, 200, 100 घटाएंगे लेकिन प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है फिर ये 54-50 के आंसर बता देगा। ये कमेंट करके बताना किसके आंसर ठीक थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये आपकी सेकंड बुक जो स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड बुक में यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। इससे बोला कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ना वो अकाउंटेबल थी फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो उन्होंने हमारे देश में ना जो व्यवसायीकरण करा था कृषि का, मतलब ये चाय कॉफी, ठीक है, और ये नील वगैरह, उसको रिगार्डिंग ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने ना भारत के बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये सही है ये झूठ है, तो इसका आंसर क्या ए आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 19। देखो इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी पड़ेगी, एक एक मीनिंग को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये कह रहा है इंफॉर्मेशन जो है ना बहुत बड़ा रोल निभाती है। देखो ह्यूमन कैपिटल है ना, हम एक कैपिटल कब बन सकते हैं, जब हमारे अंदर स्किल हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। तो ये कह रहा है एक ह्यूमन को कैपिटल बनाने में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कि बच्चे 12वीं पास हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता पढ़ना क्या है, बढ़ना क्या है, क्या कोर्स करना है, नहीं पता ना।
तो कई बार उनके साल खराब हो जाते हैं। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी इंफॉर्मेशन पे अच्छे से स्पेंड कीजिए, खर्च कीजिए और सही इंफॉर्मेशन पता कीजिए, ताकि आप डिसाइड कर सके कि बारी के बाद क्या करें कि आपकी लाइफ जल्दी जल्दी सेटल हो जाए। तो ये कह रहा है कि मानव पूंजी में ना निवेश में सूचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति श्रम बाजार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में के लिए निवेश करते हैं। तो देखो इंफॉर्मेशन सभी के लिए तो चाहिए। हेल्थ है, जैसे कोई बीमारी है तो लापरवाही मत करो, पूरा ध्यान रखो, एजुकेशन पे भी पूरा ध्यान रखो, ठीक है, मार्केट पे भी ध्यान रखो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होते हैं और सभी के लिए काम करते हैं। रीजन में मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये ए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा सा स्किप भी हो रहा है कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत लिखा हुआ है? कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है? क्वेश्चन ध्यान रखना, इनकरेक्ट बोला है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता दूं, देखो ये कह रहा है कि जो भारत का रूरल बैंकिंग सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा जो है एसबीआई के कंट्रोल में है, उसके सुपरविजन से चलता है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, एक तरह से नाबार्ड लिखा होता तो हम थोड़ा बहुत सोच भी लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई लिख दिया तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाकी सारी बातें सही लिखी है। तो डियर इनकरेक्ट पूछा तो डी आंसर आ गया। फिर ये बोल रहा है कि ये जो सेल्फ रिलायंस के बारे में हमने लगभग कितने 5 ईयर प्लान में सोचा है? तो ये लगभग देखो 5 ईयर में तो सोचिए, इसको एक बार कंफर्म फिर भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि जो ये है ना, ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है और ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो 8 भी हो सकता है, एक बार इसको फिर भी कंफर्म करना, क्योंकि मेन तो फोकस 5 पर तो था ही, ठीक है। इसके आंसर की का वेट करेंगे हम। फिर ये 22 है, एक विशेष फसल के बजाय विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन डैश का विविधीकरण कहलाता है। तो फसलों का तो विविधीकरण कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फसलें पे ध्यान दे रहे हैं। फिर इसके बाद 23 है, तो ये कह रहा है जो FCI है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बफर स्टॉक वगैरह बनाती है व्हीट और राइस के लिए, ठीक है, ताकि मार्केट में मैकेनिज्म अच्छा रहे, इंप्रूव रहे। तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन MSP जो है ना, वो गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि किसानों की रक्षा हो सके, ताकि किसानों को उनकी उपज का कम से कम का मूल्य मिल पाए। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है जिस रेट पे सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है ना, उसे MSP कहते हैं। तो ये दोनों ट्रू लिखे हैं, तो इसका आंसर क्या देगा? सी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि अगर किसी देश की कंट्री के अंदर मतलब तरक्की तो हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, तो उसे बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रोजगारहीन। इसके ऊपर काफी डिस्कस भी किया जा रहा है। आज हर कंट्री इसको फेस भी कर रही है कि तरक्की तो उस देश की बहुत हो रही है, ठीक है, लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही है उसमें, तो उसे बोलेंगे रोजगारहीन, ठीक है। समझ आई? जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 25 है। 25 में बोला गया कि परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक विनियमन ने कुछ निजी फर्मों को अधिक कुशल बनने से या बनाने से रोका। बिल्कुल ठीक है। देखो इतना लाइसेंस था ना, तो बहुत सी फर्म अगर आगे बढ़ना भी चाहती थी, बढ़ नहीं पाती थी। ये कह रहे ऐसे में क्या होता था, रीजन क्या था, आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ पाई? क्योंकि उनको ज्यादा टाइम जो है लाइसेंस को लेने में लग जाता था। ये बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेट के रिगार्डिंग था। देखो जो श्वेत नहर का उद्घाटन है वो 1869 में हुआ। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। पहली जनगणना भारत में 1881 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाई गई। फिर जो ये फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस है, इसके बाद से लेकर आज तक पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, माइनस में नहीं हुई, बढ़ती चली जा रही है, उसको बोला जाता है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। मतलब नहीं, ये गलत लिख दिया उन्होंने, हिंदी में सही लिखा है महान विभाजन का वर्ष, इंग्लिश में बोलेंगे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर आप देख लेना कौन सा होगा। ए का जो है तीसरा है, ए का तीसरा है और बी का चौथा है। तो ये सब में लिखा हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया, अब 2 बच्चे। और ये चौथे का डी है, डी का 1 है, डी का 1, तो इसका भी आंसर होगा। फिर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये कह रहा है कौन सा जो है ना, यहाँ पे कृषि विपणन के घटकों को नहीं दिखाता। तो कृषि विपणन देखो भाई, एग्रीकल्चर वाले जो है ना, वो पैकेजिंग वगैरह थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, परिवहन, तो ये इसका आंसर ये होगा, ठीक है। बेस्ट आंसर इसका ये होगा, ठीक है। तो इतना था। बाकी अब ये पेपर वगैरह के आगे ये सॉल्व नहीं किए हुए हैं। अब आके आप देख सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, यहाँ से और अच्छे से आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप आराम से बाकी का पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें, फ्यूचर को अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप भी इंफॉर्मेशन पे खर्च कीजिए ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। खूब मेहनत कीजिए, लाइफ में सक्सेस पाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।